नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज का ये स्पेशल वीडियो होगा, इसमें यूपीएससी 2024 के प्रीलियम के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरह के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं और कुछ आंसर जो होंगे वो स्पेसिफिक नहीं होगा। यूपीएससी का पेपर है तो उसकी मर्यादा भी होती है, कुछ सवालों के आंसर केवल यूपीएससी ही क्लियर कर सकता है कि इसका क्या होगा। फिर भी हम लोग मोर देन 95% जो सवाल हैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मेथड भी सीखेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार से लगाया जाता है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो एलिमिनेशन की मदद से आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, तो एक एक करके शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। आंसर मैंने पहले ही टिक लगा लिया है, एक एक सवाल को वेरीफाई करके टिक लगाया है, तो इसीलिए आंसर में आपको रेड टिक दिख रहा है। पहला है कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। अब इस सवाल की खासियत क्या होती है? जब भी इस प्रकार के कथन वाले सवाल दिए हो जाते हैं तो आपने अगर एक गलत को चुन लिया तो आपको दूसरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। और अगर आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है तब आप एक बार देखिए क्योंकि लगाकर इसके अंत में साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है, क्योंकि हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्तापलट हुआ है। क्योंकि लगाने से क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि उसका वो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार स्टेटमेंट दोनों सही होंगे लेकिन व्याख्या सही नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर सूडान में आपको दिखेगा, माली में दिखेगा और भी कई सारे साहेल के रीजन है। साहेल अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, तो सहारा रेगिस्तान के ठीक नीचे का जो भाग है वहां पर आपको अफ्रीका दिखेगा, जिसमें सूडान, माली और कई सारे देश आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है, जरा इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दिसंबर 2023 ईस्वी का न्यूज है, दिसंबर 2023 का है कि भारत ने अमेरिका से 40 गुना ज़्यादा एप्पल का निर्यात किया है। अचानक से हमारा एप्पल का निर्यात जो है वो अमेरिका से खूब बढ़ गया है, आयात बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ गया, अमेरिका से खूब एप्पल हमने आयात किया। तो यहाँ पर लिखा आयात नहीं करता है, तो पहला तो गलत हो गया, तो मैं दूसरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पहला कथन सही नहीं है किंतु दो सही है, यहाँ पर ऑप्शन में आसानी से आप दूसरा पढ़ सकते हैं। भारत विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारिक अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसल होते हैं, खाद्य फसल, उसके आयात पर प्रतिषेध है। तो ये तो बिल्कुल सही है, वैसे मैं पढ़ना भी नहीं पड़ता अगर हमने एक गलत को इसमें से अलग कर दिया तो। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में आपको विचार करना और किस परिस्थिति में विचार करना है, तो जरा सवाल देखिए क्या है यहाँ पर कि वह पीठासीन नहीं होगा या होगी जब लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया सदन में, तो अगर आपको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया और पीठासीन अधिकारी आप ही हैं तो ये कैसा प्रस्ताव होगा? ये तो लॉजिक का सवाल था भाई, ऐसा कैसा प्रस्ताव हो सकता है? पीठासीन अधिकारी तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकता है। तो पहला तो सही होगा कि वह पीठासीन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर सही प्रस्ताव को पारित करवाना पीठासीन तो नहीं होगा। पहला तो गारंटेड सही होना चाहिए, एलिमिनेशन देखते हम लोग, तो यानी कि ए, बी और डी में से एक हो सकता है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाएगा और एक लोकतांत्रिक देश में आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो दूसरा तो गारंटेड गलत होगा, पहला गारंटेड सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है, केवल और केवल ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संसद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के संसद के बारे में विचार करने को आपको बोला गया है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा के बहुमत से पारित कोई विधेयक है और लोकसभा विघटित हो गई, तो बिल्कुल वो जिस बहुमत से, जिस सदन के सदस्यों ने उसको पारित किया था, अगर वो सदस्य ही नहीं है तो वो कैसे वो विधेयक बना रह सकता है? तो बिल्कुल सही है, पहला तो भाई सही ही होगा, पहला तो गारंटेड ही सही होगा। अब दूसरा पढ़िए, क्योंकि आपको दूसरे को ही चेक करना है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संयुक्त सदन की बैठक
लोकसभा के विघटन से पहले नोटिफाई कर दिया गया, राष्ट्रपति जी ने बुला ली है। मान लीजिए कि इस चुनाव से पहले राष्ट्रपति महोदय ने क्या बोला कि मुझे संयुक्त बैठक बुलानी है, लेकिन चुनाव के बाद वो बैठक आयोजित हो रही है, तो चुनाव के पहले जितने सदस्य थे वो सब के सब उस शामिल होंगे, भले वो चुनाव हार गए हों, नए वाले शामिल नहीं होंगे। चुनाव से पहले जो लोकसभा के सदस्य थे वही शामिल होंगे संयुक्त बैठक में। तो यही कहा जा रहा है इसमें। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। एलिमिनेशन को लगाइए, आपको कई सारे स्टेटमेंट पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे। ओके, इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं ये हिंदी में करा रहा हूँ तो आप इंग्लिश का पेपर खोल कर बैठ जाइए। ये सेट सी है, ये सेट सी है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन कौन से सवाल हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी के तो विचाराधीन शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ जो बहुत ही कम होती हैं, तो बिल्कुल मंत्रिपरिषद की तो आवश्यकता तो होगी ही। पहला तो निश्चित तौर पर गलत होगा। दूसरा क्या है, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। इस तरह का कोई प्रावधान हमारे संविधान में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 यहाँ पर सही है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है। कोई असाधारण परिस्थिति बन गई है तभी आप राष्ट्रपति महोदय अपने स्वेच्छाचारिता से, विवेकाधीन शक्तियों से कर सकते हैं, नहीं तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी थी। इसको मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको समझाया था कि यूरोप में, अमेरिका में, सभी जगहों पर नेट जीरो न्यूट्रलिटी एक्ट को मंजूरी दिया जा रही। इस तरह के एक्ट बन रहे, मैंने आपको ये पढ़ाया था। और नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो है ये मैंने आपको समझाया था। आपको कार्बन टैक्स भी समझाया था यूरोपियन यूनियन का, जो आने वाले समय में बाहर की कंपनियों पर लगाया जाएगा जो अपने सामान बेचेंगे। उसी में समय मैंने आपको नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट भी समझाया था, किसका, तो यूरोपियन यूनियन का। अगला है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। आप मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे जो कह रहे थे कि यूपीएससी का पेपर तो बहुत आसान था, हल हुआ था, इस बार आसान पेपर था। बहुत सारे बच्चे कह रहे, अफसोस हो रहा है कि मैंने यूपीएससी का पेपर नहीं दिया। अरे इतना मासूम कैसे बन सकते, बताइए मुझे ज़रा इसका आंसर। बिल्कुल यूपीएससी ने वो दिखाया है जो वो हमेशा करता है, कोई पेपर आसान नहीं है। कितना गहरा फैक्ट पूछा है, यहाँ 2040 नहीं 2050 होगा, इसलिए दूसरा इसका गलत है। कथन 1 सही है किंतु दूसरा गलत है। आपको समझ में आ रहा है कितना गहरा फैक्ट है ये। 2050 तक ही मैक्सिमम देशों ने अपना अपना लक्ष्य रखा है नेट जीरो न्यूट्रलिटी का, नेट कार्बन तटस्थता का। ओके, अगला सवाल है आपका कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट के से तेजी से उबरने में सफल हुआ है, अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है, नहीं। दक्षिण अमेरिका के 2 देश वेनेजुएला और अर्जेंटीना, इन दोनों सवाल पूछा गया तो दोनों आर्थिक संकट की चपेट में हैं। तो पहला तो इनका गलत हो गया, तो हमें दूसरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पहला सही नहीं है किंतु दूसरा सही है, पहला सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास में ही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, अब ये वो सवाल है जिसमें यूपीएससी ने दिखाया है कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि इसका कई सारे स्पेसिफिक आंसर जो है वो यूपीएससी ही देंगे। परमपिता परमेश्वर जो है, परम ब्रह्म, वही देंगे इसका आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग निकालेंगे अपने हिसाब सबसे बेस्ट आंसर को निकालेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये मैंने पढ़ाया था पिछले साल आर्टिकल डिस्कशन में। दिसंबर-नवंबर के आसपास का आर्टिकल आपको दिखेगा जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित कर रही, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये पहला पॉइंट परफेक्ट है, पहला परफेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाएंगे। गांव घर का जो मानचित्र होता है, खेतों का जो मानचित्र होता है, जमीन रकबा का जो मानचित्र होता है, उसको डिजिटलीकृत किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल जो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है, मैंने जहाँ तक सर्च किया और भी कई जगहों पर मैंने आंसर देखा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सभी जगहों पर, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांतरित करने की पहल की गई है। मतलब कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उसको लोकल लैंग्वेज के मैप को हम 8वीं अनुसूची की भाषाओं में परिवर्तित किया जाएगा।
अब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है इसको लेकर डाउट है, वैसे इसका मान सकते हैं कि डिजिटलीकृत कार्यक्रम है तो इसका तीनों के तीनों सही होगा, इसका तीनों के तीनों सही होगा। मैं आंसर डी के साथ जाऊंगा। कई सारे जगहों पर इसका 1 और 2 भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 1 2 3 तीनों के तीनों सही होने चाहिए, तीनों सही होने चाहिए। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या यूपीएससी का पेपर है तो इसी प्रकार से आंसर शीट मिलेगा आपको, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 100% श्योर जो होगा वो कुछ सवालों में मैं कह रहा हूँ 5 से 6 सवाल हैं मात्र ऐसे पेपर में जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं होंगे। ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये बड़ा ही शानदार सा है और अभी की योजना नहीं है, काफ़ी पुरानी योजनाओं से 2017-18 के आसपास में आई थी ये योजना। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था ये, इस पर भी आएंगे हम लोग। लेकिन देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल, प्रसव पूर्व बच्चा जन्म लेने से पूर्व सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। प्रसव के बाद 6 महीने की गारंटी है कि प्रसव के बाद भी 3 महीने की है, प्रसव से पहले भी 3 महीना, प्रसव के बाद भी 3 महीना है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसमें गारंटेड गलत है, पहला गारंटेड गलत है, पहला तो गारंटेड गलत है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेषताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से, ये योजना जो थी इसमें प्रधानमंत्री महोदय का भाषण भी है कि निजी क्षेत्रों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्वेच्छा से इस योजना में भाग लें और जच्चा और बच्चा जो होता है, माता और उसका शिशु जो होता है, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पार्टिसिपेट करे। इसका दूसरा गारंटेड सही है, निजी क्षेत्र इसमें शामिल हैं, लेकिन पहला 6 महीने की जो गारंटी है यहाँ पर 3 महीने होगा, 3 महीने ही होगा, 3 महीने ही होगा। कितना गहरा फैक्ट है। आपको जब मैं इस तरह के फैक्ट देता हूँ तो कई सारे बच्चे बोलते हैं फैक्चुअल पेपर है, ये कहाँ से आपको पेपर आसान लग रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में इसके आप 15 सवाल नहीं हिला पाएंगे। अगर आपने 69 का पेपर आपको टफ लग रहा था ना, 69 बीपीएससी का, तो इस पेपर में आप 15 सवाल नहीं कर पाएंगे पूरे पेपर में। मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर आपको 69 टफ लग रहा था तो ये पेपर फिर बहुत दूर की बात है। ठीक है, 15 कौन से सवाल होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन हम करेंगे, करना सीखेंगे। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताना है। पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत दिया हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अभी की योजना नहीं है, पहली बात तो ये लिख कर रख लीजिए। 2019 ईस्वी के आसपास आई थी ये योजना। पेंशन से जुड़ा हुआ योजना एक तरह का स्कीम है जिसमें आप 18 वर्ष की उम्र से पैसे डालने शुरू करेंगे तो आप जब 65 के ज़्यादा के हो जाएंगे, जब आप पेंशन प्राप्त करी की उम्र में पहुँच जाएंगे तो आपको न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करीब मिलने लग जाता है। आप जिस हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे, जिस हिसाब से आप पे करेंगे पर ईयर इसमें, उसी हिसाब से आपको मिलता है। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष रखी गई है? बिल्कुल नहीं, 21 से 40 वर्ष बिल्कुल नहीं रखी गई है, 21 से 40 वर्ष तो बिल्कुल नहीं रखी गई है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, यानी कि दूसरा तो गारंटेड सही है, दूसरा पढ़ना भी नहीं है, दूसरा तो गारंटेड सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हमारे पास बचे हैं उसमें दूसरा है। तीसरा का हमें बस कंफर्म करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक या सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन होगी। बिल्कुल सही है ये, यही तो पेंशन स्कीम ही था, ये स्कीम ही था जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्कीम का मुख्य मोटिव ही यही था कि पेंशन लोगों को देना। कोई भी इसमें भाग ले सकता है, कि मजदूर भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। आप इस योजना में शामिल हो जाइए और अभी से पर मंथ के हिसाब से पे करते रहिए कुछ रुपया। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलने लग जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए शानदार सी योजना है ये। अगला सवाल है नारी शक्ति वंदना अधिनियम के संबंध में। अगर आपको पता हो कि अभी कौन सा चुनाव हुआ है तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। क्या है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे? बिल्कुल नहीं। ये जब अधिनियम बना था तो बोला गया था 2026 के आसपास से प्रभावी होंगे, यानी कि पहला तो बिल्कुल ही गलत है, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, पहला बिल्कुल ही गलत है, पहला बिल्कुल ही गलत है। 3 स्टेटमेंट कट गए हमारे। इसका आंसर क्या निकल के आ गया? इसका आंसर सी निकल के आ गया। हमें नहीं पता दूसरे तीसरे में क्या लिखा है, हमें उसे फंसना भी नहीं है क्या लिखा है। वर्तमान का जो चुनाव था वो 18वीं लोकसभा का चुनाव था और हम इससे कंफर्म हो गए कि भाई साहब 18वीं लोकसभा से तो लागू कतई नहीं होने वाला, 2026 ईस्वी के आसपास इसको लागू किया जाएगा। तो पहला हमने काट दिया, इसका आंसर निकलकर 2-3 आ गया है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है ये सवाल।
तो इसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। ये हमने पढ़ा था डिटेल है, PIB पर आया था ये न्यूज़, काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ा था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित था, पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो इसका 3 गलत हो गया आपका, ये 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन इसी को कहते हैं, आपको 2 3 4 पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचता है मुख्य रूप से एग्जाम में जब आप एलिमिनेशन को अपनाते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो। लेकिन 2023 ईस्वी में यूपीएससी ने खुन्नस निकाला था अपना, एलिमिनेशन नाम की चीज़ ही मिटा दी थी पेपर से, ऑप्शन ही नहीं दिए थे एलिमिनेशन करने के लिए। इस बार दिया है, ऑप्शन के आधार पर 2023 की तुलना में पेपर थोड़ा सा सही था, ऑप्शन के आधार पर। सवाल कोई हल्के नहीं है गुरु, सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि साइंस एंड टेक के ऐसे ऐसे सवाल है जो नीट के पेपर में देना चाहिए था, नीट के पेपर जो लीक हो गया है। दिखाऊंगा मैं अभी आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कितना आसानी से मैं आंसर निकाल रहा हूँ, इतना आसान एग्जाम में नहीं होता है। अब अगला जो सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा कठिन बनाया जा सकता था, लेकिन यूपीएससी ने इस बार थोड़ा सा इसको आसान बना दिया। प्रतिषेध रिट। अब प्रतिषेध जैसे ही आता है वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, निचली अदालत, एक शब्द आना चाहिए, निचली अदालत। निचली अदालत के लिए ये जारी किया जाता है कि भाई साहब निचली अदालत को बोला जाता है कि ये काम मत करो, या उसके लिए प्रतिषेध होता है, किसी काम से रोकना। तो 13 का आंसर एक ही में है, निचली अदालत शब्द एक में ही था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता था, प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मामले में कंफ्यूज किया जा सकता था, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का, प्रतिषेध करने, रोकने के लिए ये लाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिषेध रिट कहा जाता है। बहुत ही आसान ये सवाल था, ये सवाल वाकई आसान था। अगला सवाल है कि जनजातीय क्षेत्रों के बारे में देखिए कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। राज्यपाल कब से करने लग गया यार, ये तो राष्ट्रपति जी के काम है कि भाई किसी कौन अनुसूचित में है और कौन अनुसूचित में नहीं है, ये काम तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी हो, ऐसा बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि एसटीज में जैसे मीना जो ट्राइब है, मीना वो राजस्थान में एसटी में आती है, लेकिन बाकी राज्यों में एसटी में आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। केंद्रीय बजट के बारे में समझना है आपको, अगला सवाल पूछा गया है, आंकड़ों से नहीं पूछा उन्होंने, कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ लिया, और यकीन मानिए बहुत कन्फ्यूजिंग है ये। एक शब्द पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा बंटाधार कर देगा आपका। अगर आपने बेयर एक्ट या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, बजट आर्टिकल 112 को अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आप इसको निकाल सकते थे कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री जी संसद में बजट को पेश करते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भारत के राष्ट्रपति महोदय। पहला तो बिल्कुल गलत हो गया गुरु, पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, ये गारंटेड सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 सही है। कई सारे बच्चों ने इसमें गलती की होगी। एग्जामिनेशन में इतना एक शब्द पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको अगर ये सवाल दिया जाता तो आप भी गलत कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप रूम पर करते हैं और जब आप एग्ज़ाम में करते हैं तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पेपर आसान नहीं था, बहुत ट्रिकी पेपर था। आप रूम पर बैठ के देख रहे हैं इसलिए आपको हलवा लग रहा है, ये चीज़ बहुत कठिन पेपर है, आसान कतई नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 105 से ज़्यादा आ जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ जब आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से द इंडियाज़ वे, ये तो पता होगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी की किताब है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है कि अर्जेंटीना, सूडान और तुर्की। अर्जेंटीना में चुनाव हुआ है और धुर दक्षिणपंथी नेता जो थे वो चुनाव जीते थे वहाँ पर। तो अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, बिल्कुल सही है ये। मैं भी इसमें कंफ्यूज हुआ था जिस दिन एग्जाम का पेपर मैंने देखा, जब ग्रुप में आया था तो मैंने देखा, मैं भी कंफ्यूज था इसमें। लेकिन अर्जेंटीना के दिसंबर 2023 में 150% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन का रेशियो था, यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट था, मुद्रास्फीति महंगाई, तो ये बिल्कुल सही है। सूडान पता ही है आपको, सूडान में
वहाँ की रिजर्व फोर्सेज जो होती है, जैसे अर्धसैनिक बल, अपने देश में भी है सीआरपीएफ और ये सब अर्धसैनिक बल, और वहाँ के आर्मी, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। सोचिए किस तरह का देश होगा। ये दोनों बिल्कुल सही है। तुर्की ने नाटो की सदस्यता बिल्कुल निरस्त नहीं की है, बल्कि कुछ देश नॉर्डिक कंट्री, स्वीडन और नॉर्वे, इन सब ने नाटो की सदस्यता ली है। तो इसको ज़रा ध्यान रखें, केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है। आप इस तरह के सवालों में एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सवाल में अगर आपको पता हो तो कीजिए, नहीं पता है तो छोड़ करके आगे बढ़ जाए। पिछले साल यही तो हुआ था, 2023 में सारे ऑप्शन इसी प्रकार के थे, है ना। अगला सवाल देखिए जरा क्या है बंधुओं, और ध्यानपूर्वक देखिएगा। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाला फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। बिल्कुल सही है ये तो। सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। एक सही है, यानी कि व्याख्या भी करता है सही, और स्टेटमेंट भी दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जरा कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम बर्षण होता है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि लाल सागर के दोनों तरफ आपको मरुस्थलीय क्षेत्र दिखेंगे, तो यानी कि कम वर्षा होता होगा उसके आसपास के क्षेत्र में, और वहाँ पर भी इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र है। लाल सागर नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। जब सूखा इलाका है तो कौन सी नदी आएगी वहाँ पर बहकर? कठिन सवाल है, कठिन सवाल है, कठिन सवाल है, लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा में थी कि अगर आप इसको एटलस देखते तो ही आप इसको कर सकते थे। ये आसान सवाल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही है। अगला सवाल है, सबसे आसान सवालों में से एक है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्न से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने ये चीज़ बोला था कि यहाँ पर पता है क्या है, उन्होंने बोला कि ईपीए के द्वारा कि भारत जो है वो सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है, उत्सर्जन करता है। सल्फर का उत्सर्जन का मुख्य रूप से स्रोत क्या क्या होता है बंधुओं? तो एक होता है आपका पावर प्लांट जहाँ पर कोयले जलाकर पावर उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा धातुओं का निष्कर्षण जहाँ पर होता है, मेटलर्जी से जुड़े हुए प्लांट जहाँ पर होते हैं वो हो गया। उसके अलावा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, तो अभी मैंने बताया। और उसके अलावा जो पेट्रोलियम का जहाँ पर क्या किया जाता है, तो रिफाइनरी होता है, वो भी इसका स्रोत माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्ट द हिंदू से उठाया इन्होंने, द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्ट उठाया। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके। अगला है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए थे? 2026 की जब मैंने चर्चा की हो इसीलिए की है कि संसद में महिलाओं का आरक्षण 2026 के पश्चात क्यों दिया जाएगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि भारत के संसद सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, परिसीमन किया जा सकता है। तो अभी तक भारत में 52, 63, 73 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। आपको अगर ये भी याद होगा कि अंतिम बार जब इसमें संशोधन किया गया तो 2000 ईस्वी के बाद किया गया है, और ये 71 संशोधन की बात कर रहा है, 1992 ईस्वी की बात कर रहा है। तो मैथिली जो है वो बाद में शामिल हुआ है। आपको पता होगा मैथिली, संथाली, ये सब, तो मैथिली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मैथिली भाषा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन एक तो पता है कि जो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है कि मैथिली नहीं होगा। इसी को एलिमिनेशन कहा जाता है। ये किस सवाल में आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं। चौथा तो गारंटेड गलत होगा, चौथा गारंटेड गलत होगा, और इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय जनसंघ। अगर आपने 12th का पॉलिटी की किताब आती है 12th की, जिसमें आज़ाद भारत की राजनीति, ये अगर पढ़ा होगा तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी सवाल है ये। 12th में 2 है, एक आज़ाद भारत की राजनीति है, एक विश्व राजनीति, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है। तो आज़ाद भारत की राजनीति से ये उठाया गया है। इसमें क्या है, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, नहीं, सी राजगोपालाचारी के पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी पूंजीवाद की समर्थक थी। सोशलिस्ट पार्टी से आपको पता होगा कि आचार्य नरेंद्र देव जी कब से जुड़े हुए हैं? जेपी के समय से 1931 ईस्वी के आसपास से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों स्वैप कर दीजिए। सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, बाकी दोनों सही हैं। जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम इसके थे। तो इसका आंसर हो जाए केवल 2 यहाँ पर सही है, बाकी 2 यहाँ पर गलत दिया हुआ। आचार्य नरेंद्र देव का नाम आपने सुना होगा ना, सचिव जेपी और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, पढ़ा होगा ना सोशलिस्ट पार्टी, तो वहीं से तो ये आया है, वहीं से तो ये सवाल बनाया है। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये।
मॉडर्न हिस्ट्री किसने बोला आपको कि 1947 तक ही पढ़ना है? जब मैंने कितने सारे बच्चों को बोला 1962 तक पढ़िए कम से कम, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी न होता है, सवाल थोड़ी न पूछे जाते। हर साल आपको आज़ाद भारत की राजनीति से 1 से 2 सवाल मिनिमम रहते हैं आपके पेपर में। कोई भी पेपर उठा लीजिए, बीपीएससी यूपीएससी किसी का भी, 1 से 2 सवाल रहते हैं। ओके, और उसी के आसपास से रहते हैं, 60 की ईस्वी से पहले के ही रहते हैं, 47 से 60 के बीच के राजनीति और घटनाक्रम जो रहता है उसी से रहता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग क में दी गई हैं, 9 के क में सही तो है। आपात संबंधी संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, ये भी सही है। भारत संविधान के संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिया गया, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। लूसेंट वाले खुश हो जाएं, उनका सवाल आ गया, लूसेंट से जुड़ा हुआ सवाल था ये। भारत के संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है, ये जरा देखिए। अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार, ये आपका राज्य सूची का अधीन एक विषय है। आपको लगता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार होगा तो राज्य सूची का विषय होगा? अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बना लेंगे तो कैसे होगा ये राज्य सूची का विषय? तब तो व्यापार ही बाधित हो जाएगा। तो पहला तो लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कतई नहीं है। सही पूछा है, गलत है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची का अधीन है। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो स्टेट ने कानून बदल दिए तो प्रवासन नहीं हो पाएगा, ये भी कैसे हो सकता है भाई? निगम कर राज्य सूची का अधीन एक राज्य विषय है। निगम कर, भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैसा ही निगम कर से कमाती है, डायरेक्ट टैक्सेज में, आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों गलत है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, यहाँ पर ये मात्र सही दिया हुआ है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान सवाल था, आपको लूसेंट में मिल जाएगा। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया हुआ। इसी सवाल को पोस्ट करके बच्चे बोल रहे थे बहुत ही आसान पेपर आया है इस बार, बहुत आसान आया है, 30 सितंबर को भी इतना ही आसान आ जाए, है ना? फिर कैसा लगेगा आपको? फिर तो बोलेंगे कि सर इस बार कट ऑफ 60 नंबर जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आसान मत बोलिएगा। 1-2 सवालों को मत देखिए। पेपर की प्रकृति को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको बैठकर देखेंगे तो कहीं से भी आसान पेपर नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, कितने छोटे छोटे फैक्ट लिख रखे थे इन्होंने। 2040, 2050, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, छोटे छोटे फैक्ट, है ना? तो आसान पेपर नहीं था, कठिन पेपर है। और आप भी थोड़ा सा स्तर बढ़ाइए अपने तैयारी का, जिससे आप सवालों को हल कर सकें। इस पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, नहीं हो पाएंगे आपसे 50 पेपर सॉल्व, 50 क्वेश्चन। जो पास करेंगे पीटी वो भी 50 के आसपास ही सही कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा स्तर बढ़ाकर पढ़िए, एलिमिनेशन लगाइए। नहीं आते हुए सवालों को भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए क्या है, सीडीएस के बारे में बताना है। सीडीएस के बारे में आज तक यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा था सही ढंग से। कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था सीडीएस, जब भारत के नए सीडीएस नियुक्त हुए थे, तो सारा कुछ जो इसमें लिखा हुआ है सब मैंने करवाया है। फिर भी आप भूल गए होंगे। सिलेबस इतना बड़ा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये तो सही है भाई, उसका तो पद का नाम ही यही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेवा प्रधान सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। तीनों सर्विस चीफ पर ये सैन्य कमान का प्रयोग कर सकते हैं, सैन्य कमांड का प्रयोग कर सकते हैं ये तीनों सर्विस चीफ पर। ये इलॉजिकल लग रहा है। इतनी सारी शक्तियां भारत में किसी एक आदमी के हाथों में कभी नहीं दी जाती। तीनों सेवाओं ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। इसके आंसर मुझे कन्फ्यूजिंग था, 1 और 3 मैं बताऊंगा। कई सारे लोग इसका 1 2 3 कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 और 3 ही होना चाहिए। तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं सभी मामलों में, और सर्विस चीफ जो होते हैं उनके ऊपर सभी मामलों में सैन्य कमान का उपयोग नहीं कर सकते। इनको सैन्य कमान इनके अंतर्गत कोई नहीं रखा गया है, इनके अंतर्गत कोई भी सैन्य कमान को नहीं रखा गया डायरेक्टली। सैन्य सीडीएस के अंतर्गत किसी सेना के कमान को नहीं रखा गया डायरेक्टली। बाकी मुझे है इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। कई जगहों पर इसका 1 2 3 भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर मैं पहली प्राथमिकता 1 और 3 को ही दूंगा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन क्या कहा गया जाता है? तो ऑपरेशन सद्भावना इसका नाम दिया गया था। लद्दाख के क्षेत्रों में चर्चा में था ये। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सीडीएस वाला सवाल था, उसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड। कमांड ऐसे नहीं दिया जा सकता, ओवर द 3 सर्विस चीफ। इंग्लिश में अगर आप देखते थे इसको तो ज़्यादा क्लियर होता, इसलिए मुझे लगा कि इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, लॉजिक लगाएंगे तो आपको कई सारे चीज़ दिख जाएंगे।
अगला सवाल है, ये लूसेंट से सवाल है, सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ अलास्का है, फिर यहाँ पर आपको 45 डिग्री अक्षांश दिखता है ना। उसके पश्चात यहाँ पर ऐसे ऐसे जाता है, तो बहुत लंबी सीमा है इनकी, बहुत लंबी सीमा है। लोकसभा में आचार समिति, ये मामला कहाँ से आया है? क्या मैंने डिस्कस किया था? विद्या कसम खाओ, डिस्कस किया था कि नहीं? बिल्कुल डिस्कस किया था मैंने। महुआ मोइत्रा का केस याद है? महुआ मोइत्रा का, जिसमें उन्होंने कुछ गिफ्ट आइटम्स के बदले अपने लोकसभा की लॉगिन आईडी दुबई में बैठे किसी वकील को दे दी थी। लोकसभा आचार समिति, उस समय मैंने ये करवाया था, लोकसभा आचार समिति। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, हमें नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। केवल पहला शब्द ही आ गया एलिमिनेशन वाला। केवल, सभी, ये सब शब्द जो होते हैं कई बार ये गलत होते हैं। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। न्यायाधीन मतलब जुडिशियल में चल रहा है, उस पर विचार नहीं कर सकती है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा 1 और 3। दूसरा इसका गलत है, केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल यहाँ पर लिखा हुआ, दूसरा इसका गलत दिया हुआ है। केवल कोई लोकसभा के सदस्य जो लिखा हुआ है ऐसा गलत है। यहाँ पर लोकसभा सदस्य के इतर भी सदस्य जो होते हैं वो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत करा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऐसा हो जाएगा। वैसे ये चर्चा में था, आप इसको करके जाना चाहिए था। 31 सवाल, यही वो सवाल हैं जो सब बच्चों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये सवाल लूसेंट से, ये तो आपको याद ही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान था। प्रावधान तो बिल्कुल था, भले ही संघ बना नहीं। 1935 में कोई संघ का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन एक्ट में ये प्रावधान था, एक्ट में तो था। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण का अधीन रखा गया। अंग्रेज इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि रक्षा और विदेश के मामले परिसंघीय संविधान के अधीन विधानमंडल को दे देंगे, तो गवर्नर क्या करेगा फिर? भूजा खाएगा क्या? रक्षा और विदेश चला गया तो गवर्नर के हाथों में बचा क्या? और अभिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर के हाथों में ही था। तो ये कैसे हो सकता है? दूसरा तो गारंटेड गलत होना चाहिए। जैसे ही रक्षा देखा आपने और यहाँ परिसंघीय विधानमंडल देखा, तो रक्षा का जो है वो विधानमंडल को कैसे दे देगा? अंग्रेज थे वो, विधानमंडल को तो दे ही नहीं सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर गलत है, पहला गारंटेड सही है। 1935 एक्ट, बहुत बार आपको आंसर राइटिंग मैंने करवाया है, लिखवाया है, बार बार लिखो, वहीं से सवाल पूछा है। अगर आप लिख कर पढ़ते इसको, आपको ये पता चल जाता है कौन सी शक्तियाँ किसके हाथों में है। गेस भी कर सकते थे आसानी से कि भाई रक्षा से जुड़ा हुआ शक्ति गवर्नर के हाथों में तो ही होगा, परिसंघीय विधानमंडल के पास कैसे चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम दृष्टया ये सवाल काफ़ी कठिन लगता है। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैंने इसको निकाला था, लेकिन मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि आपको हवा भी नहीं लगेगा, लेकिन इसको कर सकते थे। किस प्रकार से? तो बाकी 3 किताब जो हैं वो बड़े ही आसान दिए गए हैं। जैसे महाभाष्य, कितनी बार मैंने चर्चा की है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि के द्वारा ये टीका किया गया था, उसी को महाभाष्य कहा जाता है। महाभाष्य किताब है वो। तो डी तो पहले ही काट दीजिए, डी के लेखक कौन हो गया? पतंजलि हो गया। नाट्यशास्त्र किनकी रचना है? जिनको पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है। नाट्यशास्त्र को भारत में 5वें वेद की उपाधि दी जाती है। कुरल को भी कई सारे लोग 5वें वेद की उपाधि देते हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र को भारत में पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि के द्वारा रचित है। काव्य अलंकार ये भामा के द्वारा रचित है। माध्यम वियोग ये जो है इसके रचयिता भास हैं। भास बहुत बड़े कथाकार थे। भास की रचना है माध्यम वियोग। ओके। संघभूति एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्न से किस पर भाष्य के लेखक हैं? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, इस पर नागार्जुन ने भाष्य लिखा है, कवि नागार्जुन ने। उसके बाद से सर्वस्तिवाद विनय जो है इसी पर लिखा है कि इन्होंने, संघभूति महोदय ने। विशुद्धि मग्ग जो है इन पर बुद्ध घोष जी का आपको दिखेगा टीका। ललित विस्तार, तो एक से अधिक लोगों ने मिलकर ललित विस्तार को लिखा है। ललित विस्तार के कोई एक लेखक नहीं है, एक से अधिक लोग इसके लेखक हैं। अगली बार एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। 2023 के पेपर से 2024 के पेपर में एक सवाल बनाया गया है। 2023 के यूपीएससी पेपर से 2024 के यूपीएससी पेपर में एक सवाल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हिस्ट्री का ही सवाल है। ओके।
आ जाइए अगले सवाल पर। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। संपत्ति नहीं होगा, निम्नलिखित चीज़ों पर विचार कीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 2023 छुपा कर लिख दिया छोटा सा नीचे में। तो इसमें केवल 2 को शामिल किया गया है कि शांति निकेतन है कि होयसल के पवित्र मंदिर समूह को अभी शामिल किया गया है। 2023 में पूछा गया तो केवल 2 ही होगा, शांति निकेतन और होयसल के मंदिर समूह। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्न से किनके द्वारा संविधान के उपबंधों में संशोधन कर सकती है। तो ये सब अगर आपको नहीं भी पता हो, कई सारे बच्चों को लगा हुआ ये कठिन सवाल है, तो संसद 368 का उपयोग करके संविधान के किसी भी भाग में कुछ भी संशोधन कर सकती है। बस केशवानंद भारती का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो परिवर्तन, निरसन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एडिशन, वेरिएशन और रिफिल, तीनों के तीनों चीज़ कर सकती है। संसद को संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है, तीनों का तीनों इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक लगाना चाहिए था, थोड़ा सा सोचना चाहिए था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। जरा इसको पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन दर अथवा वृद्धोन्मुखी जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा जापान को बूढ़ों का देश कहा जा रहा है, दूसरा हटा लिया। आपको पता है दुनिया में सबसे तेज़ी गति से जनसंख्या किसकी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है आए दिन, नाइजीरिया के बढ़ रही है। तो सबसे तेज़ी गति से जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है, जो टॉप 10 वाले आप टॉप 5 निकालेंगे ना जनसंख्या वाले देश, तो उसके इर्द गिर्द आपको नाइजीरिया दिख जाएगा। पॉपुलेशन वृद्धि का अगर ग्रोथ रेट देखेंगे तो हाईएस्ट है दुनिया में, हाईएस्ट है ग्रोथ रेट इसका पॉपुलेशन का। तो नाइजीरिया को सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। तीसरा कौन सा है, नाइजीरिया, इसको एलिमिनेट किया हमने, 2 आंसर तो हट गए। अब यहाँ पर कौन सा है, तो जापान और आपको दक्षिण कोरिया दोनों में दिखेगा कॉमन, यानी कि हमें इटली पर कंफर्म होना है। तो इटली के बारे में G7 वहाँ पर हुआ है, इसलिए इटली की चर्चा हो रही थी कई सारे दिनों से। और इटली के प्रधानमंत्री महोदया भारत भी आई थी G20 भाग लेने के लिए। तो G7 के देश सदस्य जो हैं इटली, वहाँ पर भी इसी तरह के कोई ट्रेंड देखे जा रहे हैं। इसका आंसर जो होगा 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा, 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इस थोड़ा सा विवादित है। क्या है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दिया गया है। अब इसका कंफर्म आंसर यूपीएससी ही बताएगा। धन विधेयक का परिभाषा जो है वो आर्टिकल 110 में दिया गया है। धन विधेयक की थोड़ी सी चर्चा जरूर की गई है 109 में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। धन विधेयक चूंकि 110 में उसको परिभाषित किया गया है कि संचित निधि से निकालना डालना सब कुछ कहाँ पर होगा, तो धन विधेयक का प्रावधान होगा। लेकिन धन विधेयक से जुड़े हुए थोड़ी सी चर्चा 109 में भी की गई है। तो कई सारे लोग 109 को सही मान रहे हैं, मैं भी सही मान रहा हूँ अभी इसको। और इसका आंसर सबसे जो सटीक बैठ रहा है वो कौन सा है, तो 1, 2, 3 बता रहे कई सारे लोग। मेरे हिसाब से 2 और 3 यहाँ पर होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 और 3 यहाँ पर सही होना चाहिए। 4 तो गलत ही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। 4 तो आप पहले ही काट सकते थे, क्योंकि राज्यसभा के द्वारा ऐसा कोई उसके पास शक्ति ही नहीं है। तो 4 इन्होंने एक ही ऑप्शन में ही दे रखा था, 1, 3, 4 में। तो 4 तो आप पहले ही काट दीजिए। और इसका दूसरा और तीसरा मेरे हिसाब से सही होगा। कई सारे जगहों पर 1, 2, 3 भी बताया जा रहा है। यूपीएससी के आंसर की में इसको कंफर्म करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से 2 और 3 होना चाहिए। 1, 2, 3 भी कई सारे जगहों पर बताया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ सवालों में आपको डाउट दिखेंगे। ओके, अब इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है ना, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका स्पष्ट नहीं है कि विशेष प्रक्रिया का क्या उल्लेख वो मान रहा है। इसके कारण से मैंने इसका 2 आंसर बताया, बी और सी। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोसीजर लिखा हुआ इंग्लिश में, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ था। 1, 2, 3 भी कई सारे लोग बोल रहे हैं, 2 और 3 भी बोल रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इसका 1 और 3 सही है यहाँ पर, 1 और 3 सही है यहाँ पर, 1 और 3 यहाँ पर सही है, 2 और 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एनईसी के बारे में पूछा है, कठिन सवाल में से एक है, कठिनतम सवालों में से एक है। कई सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, छोड़ देना चाहिए था। पूर्वोत्तर परिषद, मणिपुर में इतना संघर्ष हुआ है 1 सालों में। पूर्वोत्तर परिषद क्या आपको नहीं पता होना चाहिए था? बिल्कुल पता होना चाहिए था।
पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई है। वर्ष 2002 में एनईसी के अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसके परिषद में सभी चारों के चारों शामिल होते हैं। 1 2 3 4 चारों के चारों शामिल होते हैं। चारों के चारों शामिल होंगे। संगठन राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य भी होते हैं और भारत के गृह मंत्री इसके अध्यक्ष ही होते हैं। भारत के गृह मंत्री तो इसके अध्यक्ष ही होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के गृह मंत्री। इसका 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबसे कठिनतम सवालों में से एक था, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, इसको नहीं छूना चाहिए था। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। ये यूएसए की इकोनॉमी से जोड़कर हर दूसरे तीसरे साल में एक आध सवाल आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये कठिनतम सवालों में से एक था, इसको मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा। कहाँ से आपको पेपर आसान लग रहा है मुझे बताइए ज़रा। अगला सवाल है कि सामूहिक उधार 5 लोगों ने मिलकर उधार लिया है। बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुफ्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। क्रेडिट लाइन भी हो सकती है सामूहिक ऋण, तो सामूहिक ऋण एक मुफ्त निधि भी हो सकती है और क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है आपके नाम पर मैंने 100 रुपया अपने यहाँ पर रख दिया है, आप थोड़े थोड़े करके इसमें से ले जाना, तो इसको एक मुश्त तो नहीं बोलेंगे ना। एक मुश्त का मतलब हुआ कि 100 का 100 मैं आपको एक बार में ही दे दूँ। कठिन सवाल है ये, जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान है नहीं ये सवाल। लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला सही है किंतु दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप पेपर देखने के बाद आपको लगा हो कि नहीं पेपर में कुछ था, है ना। यही वो सवाल है जो 2023 में भी आया था और 2024 में भी पूछा गया है। सेम यही चंद्रकेतुगढ़ 2023 के यूपीएससी पीटी में भी पूछा गया था और 2024 में भी है, और इसको एलिमिनेट करने पर आंसर निकल रहा था। चलिए अगला सवाल देखिए। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित विचार की। पहला स्टेटमेंट है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सॉवरेन मुद्रा है। बिल्कुल सही है, ये तो सॉवरेन ही होगी, हमारी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा। यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। आरबीआई के बैलेंस शीट पर तो रुपया दिखाई देगा। यह अपने डिजाइन से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। मुद्रास्फीति का करेंसी से क्या लेना देना है? करेंसी का फ्लो कम या ज़्यादा ये तो आरबीआई के हाथों में है। ये कैसे गारंटी हो सकता है कि डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो मुद्रास्फीति ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, स्थिर रहेगी? ऐसा कहीं पर नहीं होता। तो तीसरा तो नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए भाई, तीसरा नहीं होना चाहिए। और पहला दूसरा तो गारंटेड होगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। चौथा पढ़ लेते हैं। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। बिल्कुल, जो काम एक हार्ड मनी कर सकता है वो सारे काम सॉफ्ट मनी भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्न से किन उपनामों से जाना जाता है? शाक्य मुनि और तथागत तो आपको याद होगा, शाक्य मुनि और तथागत याद होगा, वही इसका आंसर भी होगा। नाई पुत्र में कई सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे और बी और सी में कई सारे लोगों ने गलत किया होगा। बी और सी में से कई सारे लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा बी। 2 और 3 सही है। यहाँ पर पहला जो है नायपुत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। कठिनतम सवालों से एक पेपर का पहले एक स्टेटमेंट के कारण से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। ये भी बड़ा ही कठिन सवाल है। पुरा स्थल जो होते हैं उनमें स्थलों को कई बार पूछा जाता है। चंद्रकेतुगढ़ ये वेस्ट बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ ये वेस्ट बंगाल में पिछले साल पूछा था, ये तो गारंटेड गलत हो गया। इनाम गांव महाराष्ट्र, ये तो गारंटेड सही होगा। इनाम गांव महाराष्ट्र, ये तो गारंटेड सही होगा। हमने एक गलत और एक सही निकाला, हमें तीसरा चौथा पढ़ना भी नहीं है, कौन क्या है कहाँ है, हमें एग्जाम में उसको नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ लेना है गुरु। चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है और मंगडू जो है, मंगडू ये तमिलनाडु में है। कई सारे लोग इसको क्लेम करते हैं कि ये केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन ये तमिलनाडु में ही माना जाता है। मंगडू इसका नाम है, महापाषाण का स्थल है। तो यानी कि दूसरा तो गारंटेड सही होगा और पहला गारंटेड गलत होगा, तो दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। मंगडू तो केरल में ही है। सलीहुंडम
कंफ्यूज हो गया था मैं। सलीहुंडम, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है सलीहुंडम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही है, 2 और 3 यहाँ पर सही है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकन में एक किला बनाने की अनुमति दी? कृष्णदेव राय। अब कुछ शासकों के नाम लिख लीजिएगा। सम्राट अशोक, उसके अलावा गुप्त शासक, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है भाई, गारंटी होता है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के अलावा कौन होगा? हर्षवर्धन के अलावा कौन होगा? हर्षवर्धन के अलावा कृष्णदेव राय और अकबर। ये वो शासक जहाँ से निश्चित तौर पर आपके सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। किन किन को मैंने बोला है, तो आपको पहला ध्यान में रखना है, सम्राट अशोक को एक सवाल की गारंटी होती है कई बार, गुप्त, हर्ष, कृष्णदेव राय और अकबर, इन 5 शासकों में से एक से गारंटेड सवाल पूछेगा आपसे, कोई भी एग्जामिनेशन हो। यूपीएससी देने जा रहे हैं तो एक तो पक्का ही मान लीजिए आप, इन 5 शासकों में से एक से और बुद्ध जैन से एक से सवाल गारंटेड पूछेगा ही पूछेगा। ये क्लियर हो गया आपको? पूछेगा का मतलब पूछेगा। और आरबीआई, ये कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं गुरु, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, उनमें फिक्स होता है। इसका आंसर हो जाए कृष्णदेव राय जी। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखिए, कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी, ये क्या दिया है? कॉर्नवालिस तो जमींदारी से जुड़ा हुआ था, कॉर्नवालिस तो जमींदारी से जुड़ा हुआ था। ये तो यूपीएससी का विवादित सवाल हो गया गुरु, क्योंकि पहला को तो मैं सही नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नवालिस के बारे में विचार करने को बोला गया है और यहाँ पर रैयतवाड़ी बोला गया है, तो पहला तो देखकर ही गलत हो जाएगा। कॉर्नवालिस तो जमींदारी से जुड़ा हुआ था, रैयतवाड़ी तो कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था ही नहीं। अगला है बंगाल, और वैसे भी अगर इस स्टेटमेंट को पढ़े तो राजस्व संग्रह के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, ये यहाँ पर गलत है। बंगाल अस्थाई बंदोबस्त के अधीन था, अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और उसको बंगाल में जब सबसे ज़्यादा फेमिन की घटनाएं देखी गई थी, जब सबसे ज़्यादा अकाल पड़ रहा था, उस समय ये इस व्यवस्था को लागू किया था कॉर्नवालिस ने वहाँ पर। यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य का राजस्व भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। अब एक और चीज़ सीख कर जाइए, सूर्यास्त यानी कि मान लीजिए आज तारीख है कितना, तो आज तारीख है 19 जून शाम के 5 बजे से पहले आपको अपना जो राजस्व है वो जमा करना है सूर्यास्त से पहले। अगर आपने जमा नहीं किया तो आपकी ज़मीन तुरंत किसी और को दे दी जाएगी। तो दूसरा गारंटेड यहाँ पर सही है। उपनिषदों में कोई नीति कथा, पैराबल नहीं, नीति कथा नहीं, उपनिषद में तो भयानक भयानक नीति कथा है। नचिकेता और यम का संवाद क्या है, वो कथा ही तो है। कथा के द्वारा ब्रह्म को समझाने की कोशिश की गई। तो पहला तो गलती हो जाएगा गुरु, पहला तो गलती हो जाएगा, पहला तो गलती हो गया। ये इसको कैसे काट दिया? अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, दूसरा भी क्या पता गलत हो जाए। उपनिषदों की रचना पुराणों से ही पहले हुई है, बिल्कुल सही बात है। ये तो उपनिषद तो सबसे पहले लिखे गए और ज्ञान विज्ञान के भंडार माने जाते उपनिषद। तो दूसरा तो गारंटेड सही होगा, दूसरा गारंटेड सही होगा, पहला बिल्कुल गलत है। आपने नचिकेता और यम का संवाद सुना होगा, ब्रह्म से जुड़ा हुआ वो कथा है। पैराबल उसमें बिल्कुल है, पैराबल बिल्कुल उसमें भरे पड़े हैं। एक तो पहला इसका सही हो जाएगा, पहला इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल में 30 सदस्य हैं मात्र। सुनिएगा जरा ध्यान से, लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं। आंसर वैंसर हटा दीजिए, लॉजिक से सॉल्व करते हैं। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल गेहूं निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना चाहिए। भारत जो है वो दुनिया में प्रमुख चावल और गेहूं का निर्यातक देश है। निर्यात करते हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि दुनिया में अगर चावल गेहूं के एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ होगा और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक उसमें शामिल नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? लॉजिक लगा रहा हूँ मैं कि मैंने नहीं पढ़ा इससे पहले, तुक्का लगाने का, गेस करने का भी तरीका होता है। तो बिल्कुल सही हो सकता है भाई, ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि भारत तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल गेहूँ का। आपको एग्जाम में ही काम आएगा। जो मैं करवा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है क्या, ये चीज़ काम आएगा आपको एग्जाम में। दूसरा क्या है, चावल और गेहूं निर्यात आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। ये कहाँ का हो गया?
मान लीजिए नेपाल को भारत भेज रहा है या नेपाल भारत को भेज रहा है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य कोई देश नहीं होगा तो चावल और गेहूं का आयात निर्यात नहीं कर सकता क्या? ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर सोचेंगे तो इसका आंसर ए निकाल सकते थे। वैसे इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का कई सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन एक थोड़ा सा अगर प्रयास करते तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है। यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत में सबसे नवीनतम तो गरबा शामिल हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गरबा शामिल हुआ है। अगला है आपका, अगला जो सवाल है 51 नंबर, बड़ा ही शानदार सा सवाल, लेकिन उस सवाल की एक खूबसूरती होती है। हर यूपीएससी के सवाल में एक बहुत ही शानदार सा चीज़ आपको दिखेगा, वो है वर्ड्स। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पढ़ते समय अगर आप शब्दों को ध्यानपूर्वक और कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपके निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार वही पैराग्राफ जो आप पढ़कर चले जाते हैं और आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसी पैराग्राफ से सवाल बनाकर आपको दे दिया जाए तो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो यही कारण होता है कि आपने उस शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल ये कठिन सवाल नहीं था। ये बीपीएससी में भी पूछा गया, पीसीएस वाले में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। इसमें एक शब्द मात्र देखना था, वो है जीवित जन्म। जीवित जन्म ये शब्द है, जैसे जीडीपी की परिभाषा होती है उसी प्रकार से कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया है तो उसकी परिभाषा में जीवित जन्म शब्द लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उसमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है किसी भी महिला का। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। बिल्कुल उठा सकती हैं। ये चल निधि समायोजन का कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, एमएसएफ कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इस सवाल में मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हो, सॉरी एमएसएफ नहीं, इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो कहा जाता है। इसका लाभ उठा सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां क्या? तो बिल्कुल उठा सकती हैं, पहला बिल्कुल सही है। भारत विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक के धारक बन सकते हैं। कुछ दिन पहले ही ये बदलाव किया गया, बिल्कुल बन सकते हैं। भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सही होंगे। लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इसका आंसर 2-3 भी बता रहे हैं, पहला कई जगहों पर डाउट में भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ओके, अगला सवाल है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करते? कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है ये, कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है जिसमें परिवर्तन किया गया कि जो खुदरा निवेशक होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद सकते हैं, खुदरा निवेशक भी। कुछ दिन पहले ही ये चेंज किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों जो हैं वो कर सकते हैं, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल आपके लिए तो कतई नहीं है, जो यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी करते हैं, कोर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आसान हो सकता है। ईटीएफ, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, उपयुक्त में से किसे या किन्हें वित्तीय लेखन इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? वित्तीय लेखन या इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है, तो मोटर वाहन को वित्तीय लेखन इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा, अदला बदली के तौर पर उसको नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही। आप दूसरा को हटाइए, दूसरा बिल्कुल गलत होना चाहिए। तीसरा मुद्रा की अदला बदली तो होगा ही होगा, तो दूसरा बिल्कुल गलत है और तीसरा बिल्कुल सही होगा, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर इंग्लिश में भी सवाल लिखा हुआ है। इंग्लिश हिंदी में यूपीएससी में ज़्यादा फर्क अब नहीं होता, यूपीएससी ने बहुत बदलाव किया है इसमें। अब अगला सवाल उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि रमेश सिंह पढ़ लो और मोटी मोटी बुकें इकोनॉमिक्स की पढ़ लो और चले जाओ और यूपीएससी में हो जाए। इस तरह से नहीं होता है, आपको बेसिक के टॉपिक ज़रूर कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखिए इकोनॉमी का सेक्टर, जो पहली दिन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वहीं से सवाल ये पूछा गया है, वहीं से सवाल पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 यहाँ पर सही मैच है, 1 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल था, इसको तो आपको करना ही चाहिए था, बहुत ही आसान सवाल है ये। अगला देखिए क्या है, उपयुक्त में से किसका उपयोग
संधारणीय विमानन ईंधन उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। सस्टेनेबल जो प्लेन का ईंधन होता है, सस्टेनेबल जेट इंजन के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है ईंधन के तौर पर। इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल वो भी सस्टेनेबल प्रकार का किसके माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है? तो ध्यानपूर्वक देखिए, जहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि इनका उपयोग किया जा सकता है। तो वैसे 1 2 3 4 इसका सामान्य रूप से आंसर है, 1 2 3 4 है। चारों का उपयोग किया जा सकता है, चारों को उपयोग किया जा सकता है किसमें? तो जेट ईंधन के, सस्टेनेबल जेट ईंधन के तौर पर फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस आंसर टेक का सवाल है। आपको मैंने बताया था कितनी ही बार कि ईंधन से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, हर साल एक सवाल ईंधन से रहता है। स्वच्छ ईंधन हो गया, हाइड्रोजन ईंधन हो गया, फ्यूल ईंधन हो गया। पिछले साल ही पूछा था कि इथेनॉल बनाने के लिए किसका किसका उपयोग किया जा सकता है। पिछले साल का ही सवाल है, पिछले साल का ही सवाल है, देखिएगा 22 या 23 का ही सवाल है। ओके, अगला पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसान का हल कार्यशील पूंजी, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, यहाँ पर स्थिर पूंजी, ये गलत दिया हुआ है। बाकी कंप्यूटर एक स्थिर पूंजी होता है और पेट्रोल एक कार्यशील पूंजी होता है, यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही मैच है, 2 यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है, इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल एक पूछा जाता है, आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न से किस तकनीक की बात हो रही है। इसी प्रकार का एक सवाल 2019 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूछा गया था, IoT के बारे में पूछा गया था। निम्न से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? मेटावर्स। चूँकि एक लड़की के साथ में गलत कृत्य किया गया था मेटावर्स में, ये केस बड़ा ही चर्चित हो गया था कि मेटावर्स में एक महिला के साथ ही बहुत ही गलत कृत्य किया गया था। तो मेटावर्स इसको कहा जाता है, इसको मेटावर्स कहा जाता है। मेटावर्स जहाँ पर आप विशेष प्रकार के इक्विपमेंट अपनी आंखों पर लगाते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में आप प्रवेश कर जाते हैं, रियल दुनिया में बैठे रहते हैं, लेकिन आप दरअसल वर्चुअल दुनिया में हैं। वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर अपने संपत्ति खरीद सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में कितनी बार बताया कि वर्चुअल दुनिया में अपनी संपत्ति कंसर्न करने वाले, एक आयोजन करने वाले दिलेर मेहंदी पहले गायक बने थे, और कुछ दक्षिण कोरिया के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने संपत्ति भी खरीदी थी वहाँ पर, और अपने चुनाव प्रचार भी मेटावर्स में उन लोगों ने किया था। ओके, वर्चुअल दुनिया है, ये वर्चुअल दुनिया है, यहाँ पर संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। जब विदेशी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करती है तो उसके लिए क्या क्या नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। RBI से एक सवाल की गारंटी होती है। कितनी बार मैंने बताया होगा आपको कि RBI से एक सवाल तो पक्के तौर पर पूछेगा ही पूछेगा। पहला पढ़िए ध्यानपूर्वक क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आज से पहले आपने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा, आंसर भी मैं हटा देता हूँ, कभी नहीं पढ़ा, फिर भी इसका आंसर जरा निकालने की कोशिश करते हैं कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है क्या? भारत में बैंक वगैरह, विदेशी बैंक वगैरह खोलने के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है क्या? लॉजिकल लग रहा है आपको कहीं से भी? बिल्कुल गलत है ये तो, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता तो होगी ही। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय होना चाहिए। ऐसा आपने सुना है किसी विदेशी बैंक अगर भारत आई है तो उसके 50% बोर्ड सदस्य भारतीय होने चाहिए? ऐसा भी नहीं है। क्या होने चाहिए 50%? 50% लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों गलत दिया हुआ है, दोनों गलत दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ही होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व किसी कंपनी का। अब जरा इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। CSR वैसे तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरा स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर जरा निकालने की कोशिश कीजिए। लॉजिक, सिंपल लॉजिक अप्लाई कीजिएगा। ये सब लॉजिक एग्जाम के बाहर ही अप्लाई होते, एग्जामिनेशन में आपका दिमाग शून्य पड़ा हुआ रहेगा, कोई लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाएंगे इतना गहराई से। अगर शांत रहे तो कर ले जाएंगे। CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा।
कंपनी अगर एम्प्लॉय को बोनस दे रही तो क्या उसको CSR माना जाएगा? कहते ही नहीं, वो तो उसके भाई कर्मचारी काम कर उसको बोनस दे रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात लिखा है, पहला तो बिल्कुल सही है। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं। न्यूनतम व्यय को ही निर्दिष्ट किया गया है कि 2% के करीब में आपको 3 वर्षों का जो आपका लाभ है उसका 2% करीब में आपको व्यय करना पड़ता है। 3 वर्षों का जो आपका लाभ है उसका 2% आपको देश के समाज के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ता है, कुछ उसके लिए व्यय करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं या कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं। और अगला क्या लिखा है? CSR नियम CSR कार्यकलाप। अब CSR को कहाँ कहाँ पर कितना खर्च करना है इसके न्यूनतम व्यय को भी निर्दिष्ट नहीं करते। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, यहाँ पर A सही है। अगला सवाल है यहाँ पर कि विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर RTGS बड़ा ही खतरनाक सा चीज़ है। ये तापमान के अंतर पर काम करता है, ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस पर काम करता है। नासा ने इसको उपयोग किया था, किसी अपने जो यूनिट उसने भेजा था दूसरे ग्रहों के लिए, उसमें से किसी एक में उसका उपयोग किया था, अभी मैं भूल रहा हूँ। RTGS तकनीक। इस तरह के सवाल कठिन होते हैं, इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा है तो इसे बिल्कुल भी गेस मत कीजिए, छोड़कर आगे बढ़ जाया कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। नहीं, विखंडन पर ये काम नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ये लाइन में क्या समझाया कि तापमान के डिफरेंस पर ये रिएक्टर काम करता है, तापमान के डिफरेंस पर काम करता है, तापमान के डिफरेंस पर काम करता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा B। पहला गलत था, इसीलिए अभी इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे आप। पहला इसमें गलत था, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणाली को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है, बिल्कुल सही है। जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनको विद्युत सप्लाई करने के लिए RTGS तकनीक का उपयोग किया जाता है। RTGS प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद हो सकता है, जो उप उत्पाद के तौर पर निकलता है कई सारे परमाणु विखंडन के पश्चात। प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, और इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ये सवाल पिछले साल भी पूछा गया था, इस वाले पूछा है। बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व बने रहते हैं। बृहत तारे ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, बल्कि वामन तारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में रहते हैं। छोटे वाले तारे जो होते हैं, है ना। वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है, बिल्कुल सही। तभी वो जल्दी विनिष्ट भी हो जाते हैं, तभी वो जल्दी उनका विनाश भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही नहीं है किंतु दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा बंधुओं, डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फरित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। बहुत ही खराब सवाल, ये नीट लेवल का सवाल कह सकते हैं, इसको नहीं छूना चाहिए था इस तरह के सवालों को। मानव शरीर में संश्लेषित होता है मतलब निर्माण होता है और रक्त वाहिकाओं को विस्फरित कर देता है। विस्फरित का डायलेट कहते हैं, शायद डायलेट ही कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह का कोई शब्द होता है इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे तो। हाँ, डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। आपका जो ब्लड फ्लो वेसल जो होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बड़ा ही डेंजर सवाल पूछा था, कोर साइंस का सवाल था, ये कोर साइंस का था, इतना नहीं पढ़ते हैं कोई भी साइंस में। विमान पत्तन अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूदा स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान के लिए, नशे की सामग्री लेकर अगर आप जा रहे हैं तो आपको कस्टम वाले पकड़ते हैं। वर्षा का मॉनिटर, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना ट्रैकिंग करने के लिए। क्या सवाल क्या है? रेडारों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अब 2 दिन पहले ही मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर पढ़ाया है। मैंने बोला है कि उपयोग पर आधारित सवाल यूपीएससी बीपीएससी सबको बहुत प्रिय लगते हैं। साइंस एंड टेक के सवाल आपको लग रहा है कि आसान है? कहाँ से पेपर आसान लग रहा था गुरु? ये सब सवाल कोई आसान नहीं है। रडार वाला तो चलिए आसान हो जाएगा, इसमें तीनों ही आंसर होगा। तीनों के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, रडार का उपयोग तीनों के लिए किया जाता है। कस्टम अधिकारी आजकल उपयोग करने लग गए हैं एयरपोर्ट वगैरह पर, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। अगला सवाल था, उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इनमें से एक भी नहीं है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी की है, MiG-29 4th जनरेशन की है, और तेजस जो है ये भी 4.5 जनरेशन की विमान है। इनमें से कोई भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-16 है शायद, या F-18 है, F-22 है शायद।
आई थिंक सो। देखिएगा जो अमेरिका के पास में ही है, F-5वीं पीढ़ी के विमान अभी भी दुनिया में बहुत सारे देशों के पास में नहीं है, कुछ ही देशों के पास में है। निम्न किन में हाइड्रोजेलों का उपयोग होता है? हाइड्रोजेल आपने देखा है क्या? हाइड्रोजेल अगर आपने कुछ पहले कोरोना पीरियड के दौरान अगर आपने कुछ ऑनलाइन वगैरह मंगाया, कोई ठंडा सा चीज़ जैसे आइसक्रीम वगैरह मंगाया होगा, तो उसके साथ एक हाइड्रोजेल का पैकेट वगैरह दे देते थे ये लोग ठंडा रखने के लिए उसको। तो क्या है, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही इसका उपयोग किया जाता है। चल वातानुकूलन प्रणाली के लिए, चल का मतलब मोबाइल कूलिंग सिस्टम के लिए, ऐसा कूलिंग सिस्टम जो घूमता रहता है, उस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, अभी मैंने आइसक्रीम वाले को उदाहरण दिया आपको। और अगला क्या है, औद्योगिक स्नेहकों का विरेचन करने के लिए, औद्योगिक जो स्नेहक वगैरह होते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह होते हैं, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही हैं। उपयोग पर आधारित सवाल दिख रहा है आपको? तो अब जब भी साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन पर ध्यान दिया कीजिए, एप्लीकेशन पर ही ध्यान दिया कीजिए। निम्न से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो ये जलवाष्प होता है, जलवाष्प होता है, जलवाष्प होता है। हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के रूप में इसकी चर्चा की गई है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां जो होती हैं, कई सारे जो बड़े बड़े ऑस्मोसिस सिस्टम बड़े बड़े लगाए जाते हैं, उसमें मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है सामान्य तौर पर। एक भी सवाल साइंस एंड टेक का आसान नहीं था, पॉलिटी बस थोड़ा बहुत आसान था, लेकिन उसमें भी शब्दों का बारीकी मैंने आपको दिखाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसमें लिखित या इंस्ट्रूमेंट होता है? लेन देन संबंधी दायित्व कहाँ पर होता है लिखित इंस्ट्रूमेंट के तौर पर? तो मुद्रा बाजार में, मनी मार्केट में होता है, मनी मार्केट में होगा, मनी मार्केट में होगा। आप बोलेंगे शेयर बाजार में भी तो होता है, सबसे सटीक आंसर आपसे पूछा गया है, सबसे सटीक पूछा गया, मनी मार्केट में होता है, मनी मार्केट में होता है। अगला सवाल है आपका कि जीव सिकाडा और मंडूक फुदक और ताल विसर्पी ये क्या है? सिकाडा जीव कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था, कुछ यूट्यूबर्स ढूंढ रहे थे कि रात को एक कीड़ा बहुत तेज़ आवाज़ करता रहता है, कहीं से भी जंगल से गुजरेंगे तो ची की आवाज़ आती रहती है। सिकाडा वही है। एक कठिन सवाल था ये, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया वगैरह यूज़ किया होगा, इंस्टाग्राम वगैरह, यूपीएससी क्वेश्चन सेट करने वाले इंस्टाग्राम बड़े चलाते हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कितनी बार, क्योंकि इन्होंने एक हिमालय के पत्ते से भी सवाल पूछा था 2021-22 के आसपास, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में था कोरोना के दौरान, है ना। तो ऐसे ही गुची करके था, ऐसे ही कुछ करके था। तो ये कीट होता है, सिकाडा कीट है, सिकाडा से आप पहचान कर सकते हैं, ये सब के सब एक कीट प्रजाति के हैं, कीट प्रजाति के हैं। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, बिल्कुल सही है ये। च्युइंगम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आप चबाते रहते हैं सेंटर फ्रेश वगैरह, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। गुरु कैसे? वो प्लास्टिक होता है, आज तक नहीं पता होगा ना। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है। जो आपके माँ बाप बोलते हैं कि मत चबाई प्लास्टिक है, वो सच में प्लास्टिक ही होता है, उसमें प्लास्टिक के गुण ही सारे के सारे होते हैं। तो पहला हो जाएगा, और दोनों कथन भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल था, बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत कठिन था, स्किप करने लायक सवाल है। ब्राज़ील के सामने इंड्री लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक आवास से पाए जाने वाले जंतु। प्राकृतिक आवास का मतलब होता है कि उनका वहीं पर मुख्य रूप से आवास है, प्राकृतिक आवास है। ओके, कहीं और अगर पाए जाते हैं तो इनको यहाँ से लेकर जाया गया होगा, तभी वहाँ पर पाए जा सकते हैं। ब्राज़ील में इंड्री, ये गलत लिखा हुआ है। इंड्री जो होता है मेडागास्कर पाए जाते हैं, सर्च कर करके मैंने इकट्ठा किया इनको। इंडोनेशिया में एल्क, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये इंडोनेशिया में नहीं पाए जाते हैं। मेडागास्कर बोनेबो, ये बोनेबो कांगो में पाए जाते हैं, कांगो में पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी सुमेलित नहीं है। खतरनाक सवाल था ये, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए था, स्किप कर देना चाहिए था। कहाँ से पेपर आसान लग रहा है आप लोगों को? मुझे सर्च कर करके कितने सारे सवालों के आंसर निकालने पड़े। इतने संगठन पढ़े हैं हमने, WHO, WTO, UN, विश्व बैंक का। इन्होंने टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, विश्व शौचालय संगठन के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। UN की कौन सी टॉयलेट से जुड़ी हुई एजेंसी है? कोई सा भी नहीं है UN की टॉयलेट से जुड़ी हुई एजेंसी, कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है UN की टॉयलेट से जुड़ी हुई एजेंसी। तो ये इसको तो काट ही दीजिए।
अगला क्या है कि वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को शायद या 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। ये सब पहल हो सकती है किसी भी संगठन का। इसके कार्य का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है, फंडिंग प्रदान करना है। तो देखिए कई सारे लोग इसका 2 और 3 मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब सा संगठन है, इसके पास में इतना पैसा कहाँ आएगा कि निधि देगा। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निधि प्रदान करने का तात्पर्य है कि थोड़ी बहुत मात्रा में भी दी होगी ना, तो इसका आंसर 3 भी सही हो जाएगा। तो इसके 2 और 3 दोनों में डाउट है मुझे, डी और ए में। मुझसे पूछेंगे किसके साथ में जाना चाहूँगा, तो मैं डी के साथ में जाना चाहूँगा। ओके। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, कभी भी प्रजनन कर सकता है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि चीता जो है म्याऊं की आवाज़ निकालता है ना। मोदी जी जब फोटो खींच रहे तब भी म्याऊं ही कर रहा था, तो ये तो सही हो जाएगा। नर सिंह से भी नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। देखिए ये गंध चिन्ह के साथ साथ अपने यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा चीता जो होता है अपना क्षेत्र घोषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसान का सही विवरण करता है। ये टर्मिनोलॉजी चर्चा में था, 100 मिलियन किसान। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना, यही इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें एक शब्द से आप एलिमिनेट कर सकते थे, वो था कि नेट शून्य कार्बन। 100 मिलियन किसान लक्ष्य जो था वो यही था। ओके। करंट अफेयर का कोर सवाल है, उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। वितरित ऊर्जा संसाधन का मतलब एक जगह इसको रख दिया और उससे बड़े स्तर पर ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम इधर उधर, है ना। ये पूछा गया है आपसे। बैटरी भंडारण, बिल्कुल बड़े बड़े बैटरी लगा दिए जाते, उससे बड़े स्तर पर भंडारण करके बिजली ट्रांसफर किया जाता है, तो पहला तो सही होना चाहिए भाई। बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल बायोमास जनरेटर का, बिल्कुल बायोमास जनरेटर काफ़ी बड़े स्तर पर बिजली का उत्पादन करता है, ईंधन सेल भी करता है। सोलर रूफ प्रकाश वोल्टीय यूनिट, देखिए सोलर रूफ चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, रूफ टॉप लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा रहता कि सोलर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, तो प्लांट बहुत ही बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं, उनसे बिजलियों को वितरित किया जाता है। लेकिन आपके छत के ऊपर जो रूफ टॉप लिखा हुआ है, इस रूफ टॉप पर जो सोलर यूनिट लगा हुआ है, वोल्टीय यूनिट, वोल्टीय का मतलब छोटा सा यूनिट जो लगा हुआ है, उससे आप बिजली वितरित नहीं कर सकते हैं कहीं भी, अपने घर के लिए मात्र यूज कर सकते हैं आप। तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से केवल 3 होना चाहिए। कई सारे लोग केवल 4 बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका केवल 3 होना चाहिए। बाकी परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म यूपीएससी बताएगा। निम्न से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ। वो एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है। तो ये अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ है। खतरनाक सवाल था। तितली, मत्स्य, मांडुक, मेढक, उपयुक्त में से कितनों विषाक्त जातियां पाई जाती हैं। तो तीनों में ही विषाक्त प्रजातियां पाई जाती हैं, तीनों में ही। कुछ दिन पहले ही एक मेढक के बारे में मैंने चर्चा किया था, द हिंदू में आया था, उस मेढक का नाम भी मैंने बताया था, जो दुनिया की सबसे जहरीली मेढक उसको माना जाता है। काजू, पपीता, रक्त चंदन, उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में देशीय वृक्ष हैं। तो काजू बिल्कुल बाहर से आया हुआ, पपीता को लेकर विवाद है, पपीता भी देसी नहीं है। रक्त चंदन जो है ये देसी वृक्ष है, केवल एक होगा। रक्त चंदन को रेड सैंड कहना चाहिए, रेड सैंड। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इंग्लिश में बड़ा ही सही शब्द लिखते हैं ये लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेड सैंडर्स। तो जो लाल चंदन इसको बोलेंगे, रक्त नहीं लाल चंदन बोलेंगे। तो ये लाल चंदन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश जो है भारत, ये पश्चिमी घाट हो गया, इधर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इधर वर्षा कम होती है। और आपने अगर मूवी देखा होगा पुष्पा, तो उसमें भी लाल चंदन की बात की गई है। तो लाल चंदन हमारी देशज प्रजाति है, लाल चंदन हमारी देशज प्रजाति है। बाकी काजू और पपीता नहीं है, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। 1 और 2 इसका आंसर होगा। आई डोंट नो इसका कैसे क्या होगा, कौन सा ये होगा। 1 और 2 इसका आंसर होगा, तीसरा यहाँ पर गलत है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इसको सर्च ही किया। 1 और 2 इसका आंसर होगा।
जलवाष्प के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, जिसकी मात्रा जलवाष्प की। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। ध्रुवों पर जलवाष्प कहाँ से आ जाएगा? इतने ठंडे वातावरण में जलवाष्प कैसे बन जाएगा? इवेपोरेशन कैसे होगा? तो केवल 1 यहाँ पर सही है, केवल 1 यहाँ पर सही है। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। तापमान का दैनिक तापांतर बहुत कम है, यानी कि दिन और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं है। इस तरह का कब होता है? विषुवत पर ही होता है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु होगी। विषुवतीय प्रकार की जलवायु होगी। कई सारे लोग वर्षा को देखकर, क्योंकि वर्षा बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक जा रही है, समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु भी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दैनिक तापांतर जो है उसमें वर्ष भर वर्षा का जो है, देखिए इस सवाल को मैं फिर से बताता हूँ। तापमान का दैनिक ताप में अंतर जहाँ पर सबसे कम होता है वो होता है विषुवत का क्षेत्र, या समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी कई बार तापमान में दिन और रात का जो दैनिक तापांतर होता है वो कम होता है, और मौसम कोई खास बदलती नहीं है वहाँ पर। लेकिन वर्ष भर वर्षण होता है, तो वर्ष भर समुद्र के किनारों पर वर्षण हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए विषुवतीय जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि विषुवतीय जलवायु वर्ष भर वर्षा होती है, निश्चित समय के साथ वर्षा होती है। दैनिक तापांतर भी कम होता है, वहाँ पर निम्न होता है। दैनिक तापांतर का मतलब मौसम कोई खास बदलती नहीं है, गर्मी का ही मौसम रहता है 12 महीना। 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा रोज ही होती है, लगभग में रोज ही होती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। कई सारे अलग अलग लोग इसका डी भी बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ए ही होना चाहिए। कोरियोलिस बल के संदर्भ में बताना है आपको। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है ये। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। तभी तो 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में कभी भी चक्रवात की घटनाएं नहीं देखी जाती है विषुवत के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का अभाव होता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में किन अक्षांशों 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा? 21 जून तो आज ही है, कल है, मुझे ज़रा बताइए कि क्या है ना। तो एक बार 2019 का यूपीएससी पेपर उठाइएगा, सेम सवाल पूछा है, सेम, बस उसमें इतने ऑप्शन नहीं दिए हैं। उसे पूछा है कि 21 जून की सूर्य की स्थिति क्या होती है, तो यही तो सवाल हुआ ना। इस समय भूमध्य रेखा पर नहीं होगा, कर्क रेखा पर सूर्य छत पर आपके सर पर होंगे, कर्क रेखा पर, हम लोग कर्क रेखा पर ही हैं, तो ये हो गया। और उत्तरी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव में तो 6 महीने का दिन और रात होते हैं गुरु, इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। और इसी समय उत्तरी ध्रुव में आपका क्या होगा, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी होगी। निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है? पीठभूमि को देखकर ही आपको कांगो बेसिन मार देना चाहिए था, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण कर सकता है। तो कांगो बेसिन इसका उदाहरण हो गया, कांगो बेसिन इसका आंसर हो गया। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्यूरोएल्कीन और पॉलीफ्यूरोएल्कीन पदार्थ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अगला है आपका PFAS पर्यावरण आसानी से निम्नलिखित डिग्रेड नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल सही था, डिग्रेड नहीं होते हैं आसानी से। PFAS के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है ना इसको, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है आपने, जैसे DDT, आपने लगातार ऐसे उत्पादों को खाया जिसमें DDT है, तो वो उत्पाद से DDT आपके शरीर में संचय होने लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, तीनों के तीनों सही हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। कैराबिड बीटल्स, कंतारा, मक्खियाँ, दीमक और बर्स उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियाँ पैरासाइट्स स्पीसीज पाई जाती हैं? कितने प्रकारों पैरासाइट्स स्पीसीज पाई जाती हैं? पैरासाइट्स किन किन में? पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव किन किन में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मक्खियाँ लिखा हुआ है, दीमक लिखा हुआ है, बर वास्प लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल 4 होना चाहिए। मक्खियों में नहीं होते हैं पैरासाइट्स ज़्यादा, सभी के सभी मक्खियाँ तो पैरासाइट्स नहीं होती हैं, कुछ मक्खियाँ पैरासाइट्स नहीं भी होती हैं। मेरे हिसाब से इसका 4 होना चाहिए। वैसे कई जगहों पर 5 के 5 भी बताए गए हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी और सोयाबीन कितने मटर कुल की फैमिली की प्रजातियां हैं? तो इन सभी में आपको क्या दिखेगा, छिलका हटाएंगे तो अंदर से दाने निकलते हैं, इसलिए सभी के सभी तीनों आंसर हो जाएंगे इसके।
इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया। पीड़क जंतु ऐसे जंतु जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे अगर आप यूपी में जाएंगे तो नीलगाय वगैरह जो है वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको भी पीड़क जंतु कह दिया जाता है ना। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है। रक्त वक्त नहीं पीता है वो, पहला यहाँ पर बिल्कुल सही था, पीड़क है वो, कष्ट देता है वो। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। पार्थिव विकिरण कहते किसको हैं? क्या कभी बीपीएससी ने सवाल पूछा है इस पर? बिल्कुल पूछा है गुरु, पिछले ही साल पूछा है। मैं बताता हूँ क्या। सूर्य से जल्दी जल्दी उष्मा निकलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो एनर्जी का स्रोत है। सूर्य जो है एनर्जी का स्रोत है। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम दिख रहा होगा आपको। इनको कहा जाता है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव डायरेक्ट पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, पृथ्वी पर पहुंचते हैं, पृथ्वी को गर्म करते हैं। पृथ्वी अब एनर्जी का स्रोत तो है नहीं। पृथ्वी अर्थ से अब पृथ्वी ने जो सूर्य का रोशनी प्राप्त किया, हीट प्राप्त किया, धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू करती है। ये लॉन्ग होगा, इसको लॉन्ग वेव कहा जाता है। इसी को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो ये जो वायुमंडल हमारा गर्म होता है वो सोलर विकिरण के कारण कम होता है, बल्कि पार्थिव विकिरण के कारण ज़्यादा गर्म होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग और सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, तो सौर विकिरण से अधिक गर्म नहीं होता है, बल्कि जो पृथ्वी से निकलती है उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। जो लॉन्ग वेव निकलती है, इंग्लिश में ज़रा समझिएगा, जो लॉन्ग वेव निकलती है, इंग्लिश में ज़रा इनका नाम देख लीजिए, जो लॉन्ग वेव निकलती हैं उनसे गर्म होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से वायुमंडल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी से जो निकलती है रेडिएशन उससे ज़्यादा वायुमंडल हमारा गर्म होता है। तो यानी कि पहला तो गलत हो गया, तो हमें दूसरा पढ़ना भी नहीं है, ये डायरेक्ट आगे डी मार दिया, लेकिन दूसरा पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। यही तो होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये जो अर्थ जो है ये लॉन्ग में वेव में जो छोड़ रहा है हीट को, अब यहाँ पर CO2 और मीथेन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इस हीट को अवशोषित कर लेंगे और पृथ्वी को गर्म कर देंगे। पृथ्वी पर एक चादर के समान बन जाएगा, गर्म चादर के समान। आई होप आपको थोड़ा सा ट्यूबलाइट जला होगा, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। पृथ्वी चपटी है, यहाँ पर क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक है, यहाँ पर क्षोभ मंडल कम ऊंचाई तक है। इसी प्रकार से हमारा वायुमंडल भी है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। बिल्कुल सही है इसका आंसर सी, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, व्याख्या भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है। अगला सवाल पर आ जाइए जरा। अगला सवाल देखिए क्या है। 93 ज्वालखंड समी, ये सब के सब ज्वालामुखी उद्गार से क्या क्या निकलते हैं? तो चारों के चारों निकलते हैं, सब के सब ज्वालामुखी के स्रोत ही हैं, सब के सब ज्वालामुखी से ही निकलते हैं। सल्फर का यौगिक, नाइट्रोजन का यौगिक, राख, धूल, ये पूछा है ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से निकलते हैं? सब निकलते हैं। जनवरी माह में समतापी रेखाएं मानचित्र मैप से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? आइसोथर्मल, समताप की रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? समान तापमान को मिलाने वाली रेखा समताप होती है। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा समताप होती हैं। समान ताप को मिलाने वाली रेखा समताप। क्यों मैंने 3 तरह का बनाया है, किसी भी आकार में हो सकती हैं। शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम, शीत महासागर में गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम तो शीत तो नहीं है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती नहीं, गल्फ स्ट्रीम तो गर्म जल धाराओं में से एक है, ये कैसे शीतल बना सकती है? एक को हमने काट दिया तो ये निकल जाता है। पहला बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन से 2 विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? तो कोट डी आइवर और घाना जो है ये सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपका क्या है? गंगा नदी में आपको अनुक्रम मिलाना था, ये तो बेहद आसान सवाल था। सबसे पहले गोमती नदी, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। बहुत ही आसान सवाल। चट्टानों का अपक्षय के कारण में एक कारण वर्षा है। लगातार वर्षा के कारण चट्टानों का अपक्षय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई।
वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी सही है। इसके कारण भी हो सकता है, इसके कारण अपक्षय हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही है। ए इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ में लगती है? नॉर्थ सी के साथ में लगती है। तो रूस और आप फिनलैंड को काट दीजिए, दोनों पड़ोसी देश हैं रूस और फिनलैंड, और इनकी सीमा नहीं लगती है, तो जर्मनी और नॉर्वे इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलप्रपात और क्षेत्र और इधर नदी दिया हुआ है। क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य नहीं लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, लेकिन मालवा क्षेत्र में नहीं है गुरु। मालवा क्षेत्र तो यहाँ है, एमपी के पास में, यहाँ पर है, ऊपर में है, यहाँ पर नहीं है धुआंधार। धुआंधार तो यहाँ है, एमपी में भी इधर है, मालवा क्षेत्र में तो नहीं आता है ये। इसका ये तो गलत होना चाहिए। ओके, और इसमें केवल 1 ही सही है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है, केवल 1 यहाँ पर सही है। आज का आखिरी सवाल है आपका, मध्य एशिया वॉसजेस वलित पर्वत, यूरोप आल्प्स ब्रंसोस ब्लॉक पर्वत, उत्तरी अमेरिका अपलेशियन वलित पर्वत, दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत। इसमें केवल 2 सही हैं, ये दोनों सही हैं, बल्कि इन दोनों को आप इंटरचेंज कर देंगे। वॉसजेस को आप नीचे ले आएंगे और आल्प्स को ऊपर कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही है। हमने लगभग सभी सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश की है, क्वेश्चन को करने की तकनीक को भी देखने की कोशिश किया है। क्या सभी सवाल मैंने खुद से सॉल्व किए? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी की मर्यादा है, कुछ आप नहीं कर सकते। कोई भी 30 मार्क हो, सभी के सभी सवाल आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको ये हमेशा मानकर चलना होता है कि जो आपको आ रहा है, आप अगर शिक्षक हैं तो आप जीवन भर के स्टूडेंट बने हुए रहेंगे। ओके, तो मैंने इसको खुद से कई सारे सवाल मैंने खुद से किए, घंटों देकर किए, और सही आंसर निकाले। बाकी ऑनलाइन भी देखा, कई सारे जगहों से इसका आंसर कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो लाया था मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर भी कुछ सवालों के आंसर नहीं निकल पाए, थैंक यू सो मच आप सभी का।